Hello students, welcome to a series of sessions that we call the Battle of RCs, and this is a very appropriate title because what is RC? It's basically a battle between the student and the passage. And in these series of sessions, we'll be providing you with the right tools that you need in order to fight this battle. So start करते हैं. Let's look at my introduction first. Okay. So guys, as you already know me, my name is Himanshu. I'm your mentor for verbal ability and I am a serial cat cracker with 99 plus percentile on the verbal section. Okay, so यार आज हम basically क्या करेंगे? We would be understanding the concept of mind mapping and we will apply this concept of mind mapping to solve an actual cat passage. बहुत से बच्चों को cat passage पहले मिल चुका होगा उनके टेलीग्राम लिंक पे. अगर आप ट्राई करना चाहते हो पैसेज को पहले before you watch this session, so you can always download it from the link given in the description. Otherwise you can just watch this session. It's as good as as anything else, so that is also something that you can do. Okay, so what is a mind map? So mind map क्या होता है? Mind map is a visual image that we form of an idea, anything unfamiliar that we are reading and we are trying to capture maximum information. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी नए आइडिया को कैप्चर करने का, वो ये होता है कि जो आपके पास पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स के पॉइंट्स को आप वन बाय वन कनेक्ट करते जाओ एक मेन आइडिया के अंडर में. ठीक है, दैट वुड बेसिकली मेक दिस एंटायर स्ट्रक्चर और द एडिफिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. सो कभी भी जैसे मैंने कोई पैसेज पढ़ा तो उसमें स्टार्टिंग में कोई पॉइंट होगा, उसको आपने कैप्चर किया अपने शब्दों में, आपने लिख लिया या सोच लिया, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे गए, आपने उसको कनेक्ट किया, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे गए, उसको आपने कनेक्ट किया. तो नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू मैप दिस एंटायर थिंग. नाउ दिस इज हाउ वी शुड जनरली डू रीडिंग, बिकॉज if the visual image or the mental map of a particular unfamiliar discussion is clear to us, then it's easier for us to retain that discussion. अब वो करते कैसे हैं वो रियल वर्ल्ड में अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने शब्दों में लिख पाना, समझ पाना. पैराफ्रेजिंग हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? पैराफ्रेजिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं समरी राइटिंग के अंदर. ठीक है, समरी आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज व्हाट इज समरी? समरी इज नथिंग बट the given discussion in my own words, capturing the most essential detail. And this is also something that we use in reading comprehension, because जैसा कि मैं सजेस्ट करता ही हूँ कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, तो हर पैराग्राफ का मैसेज आप उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अपने माइंड में 2 लाइन में समराइज करने की कोशिश करो, और वो जो आपके पास सीरीज ऑफ समरीज हैं उनको आप आगे चल के कनेक्ट करोगे टू फाइंड आउट द फाइनल आइडिया और द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर डिस्कशन और द पैसेज. ठीक है, और ये चीज बहुत इफेक्टिव है. मतलब आपको हमेशा पैराग्राफ के बाद 10 सेकंड रुकना चाहिए उसको समराइज करने के लिए, पैराफ्रेज करने के लिए. ओके, सो अभी दोनों चीजें हम लोग एक साथ यूज करेंगे. एक तो पैराफ्रेजिंग, एंड व्हेन यू डू पैराफ्रेजिंग यू बेसिकली समराइज, एंड देन यू also would make a visual map or the mental map, and you will connect all those paraphrased versions that you have created in your own mind. Okay, अब ये हम अप्लाई करते हैं एक एक्चुअल कैट के पैसेज में. ओके, so what you see on the screen guys is an actual cat 2018 passage. अब आप देखना कि इस टेक्निक को जो मैं अप्लाई करूंगा तो काफी इजीली हमें ये जो चीजें समझ में आ जाएंगी और हमें याद भी रहेंगी, है ना. तो अब ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास आता है. इकोनॉमिस्ट हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ 20th century ignoring psychology, positive otherwise. Today great deal of emphasis on happiness to shape global economies. It's a successful business practice measuring positive emotions so that they can be optimized. Optimized का मतलब positive emotions को हम maximize करना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए. ठीक है, neuroscientists claim to be able to locate specific emotions like happiness or disappointment. Particular areas of brain, wearable technologies are helping us to do that. अब देखो यहाँ पे जो मैंने कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया ना, इसलिए अंडरलाइन किया बिकॉज दिस इज वेयर द मेन मैसेज लाइज. ठीक है, अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप में से जो लोग रीडिंग करते हैं वो आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो. तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 20th century के अंदर
हम लोगों ने साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस रियलाइज कर लिया है, पहले हम इसको इग्नोर करते थे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर अब हमें पता चल गया है कि सक्सेसफुल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए पॉजिटिव इमोशंस को मेजर करना और उनको ऑप्टिमाइज करना बिजनेसेस के फायदे में है। अब ये जो चीज है जनरली हम ऐसा सोचते नहीं है, बट ऑथर यहाँ पे एक आइडिया आपको दे रहा है कि बिजनेसेस आजकल आपके पॉजिटिव इमोशंस को, है ना, मतलब मेजर करने लग गए हैं और उसकी वजह से जो फायदे हैं उसको भी नोटिस करने लग गए हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे आप अपनी हैप्पीनेस को और डिसअपॉइंटमेंट को लोकेट कर सकते हो, एंड दीज आर टेक्नोलॉजीज दैट एक्चुअली गिव एडवाइस ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट दे हैव कैप्चर्ड. So, what is the main discussion going on here? If I paraphrase it, I can put it in a single statement that even emotions like happiness can be measured and optimized for business purpose. अब यहाँ पे जो नई चीज आपको शायद सीखने को मिली होगी इस पैराग्राफ में कि हम लोग हैप्पीनेस को हमेशा एक इमोशन की तरह सोचते थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हैप्पीनेस को बिजनेसेस अपने फायदे के लिए ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और मेजरमेंट भी कर सकते हैं ना. सो दिस इज न्यू, राइट? सो आई दिस इज माई पैराफ्रेजिंग. I'm moving on to the next paragraph. Okay. So we no longer see or just dealing with happiness as a philosophical or romantic sense. अब सिर्फ happiness को हम romantic sense में नहीं देखते. अब आजकल उसको मॉनिटर और मेजर किया जाता है. ठीक है, आपके बिहेवियर को भी मॉनिटर और मेजर किया जाता है. सोशल मीडिया इस चीज के अंदर एक रोल प्ले कर रही है. आपकी पल्स रेट और फेशियल एक्सप्रेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है. इस चीज के बारे में नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है कि इविल है, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाला ट्रेंड है ना. ठीक है, बिकॉज बिजनेसेस जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी हैप्पीनेस को क्वांटिफाई कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, है ना, मेजर कर रहे हैं, और आपको ये बोल रहे हैं कि इसमें आपका ही फायदा है. बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, दे क्लेम टू हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनीज है ना, जब वो आपके हैप्पीनेस को या आपके इमोशंस को कैप्चर करेंगी तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, और इस तरीके से वो अपने एजेंडा को छुपा लेंगे, है ना. लाइक दे कंसील देयर ओन एजेंडास. ओके, उनका क्लेम ये होता है कि इसकी वजह से विन विन सिचुएशन बनेगी, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा है. ठीक है, एंड वर्क प्लेस विल बिकम मोर प्लेजेंट, एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, है ना. और ये सारे डिवाइसेस जो है उस वो कंपनीज यूज कर रही है इन ऑर्डर टू कैप्चर और इमोशंस, एंड दीज आर लाइक द नेम ऑफ द डिवाइसेस व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट बेसिकली द मेन आइडिया इज दैट what the companies are claiming is that it's in your interest, but the reality is that it's in their own interest. ठीक है, और इसकी वजह से भाई मेन जो टारगेट है वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए. अभी जो डिस्कशन है इस पैराग्राफ के अंदर, अगेन द सेम थिंग दैट वी स्टार्टेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ is getting continued, that manipulation of happiness is something that is happening. और जो क्लेम होता है वो ये नहीं होता कि इसमें कंपनीज या इकोनॉमी का फायदा है, उसमें क्लेम ये होता है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस इज समथिंग दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज. सो आई हैव रिटन द पैराफ्रेजिंग हियर एंड यू कैन सी कि सिर्फ 3 लाइनों के अंदर मैंने पूरी चीज को समराइज कर दिया, राइट. बिजनेसेस आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड मेजर हैप्पीनेस फॉर देयर ओन गुड, लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि आपके फायदे के लिए. क्वांटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस इज अचीव्ड थ्रू टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि इस पैराग्राफ में उस टेक्नोलॉजी का मेंशन है. तो अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो अपन वापस आ सकते हैं. आगे चलते हैं. दुबई की बात हो रही है. दुबई ने प्लेज लिया है कि हम हैप्पीएस्ट सिटी बनेंगे. सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए दुबई में. फेशियल एक्सप्रेशंस को मॉनिटर करने लग गया दुबई. पब्लिक स्पेसेस के अंदर, मतलब वही है ना, दे आर ट्राइंग टू मेजर हैप्पीनेस और मैनिपुलेट इमोशंस. आगे चलते हैं. बियॉन्ड वर्बल एक कंपनी का नाम है, वो मूड्स को मेजर कर रही है. देखो, आपकी फोन के कन्वर्सेशन में आपका मूड कैसा है उसको बियॉन्ड वर्बल नाम की कंपनी मेजर करने की कोशिश कर रही है. फेसबुक इज ट्वीकिंग योर फीड्स सो दैट दे कैन target your emotions, and they're manipulating you through advertising as well as news feeds, right. अभी ये तो एक कॉमन नॉलेज है कि फेसबुक पे जो एड्स आते हैं वो टारगेटेड एड्स होते हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फेसबुक यूजेस ऑल दीज टारगेटिंग टेक्निक्स टू बेसिकली इन्फ्लुएंस आवर इमोशंस, है ना. और इस चीज के ऊपर कई बार डिस्कशन भी चलता है. अमेरिकन इलेक्शंस में वाज फेसबुक प्लेइंग अ रोल टू मैनिपुलेट द इमोशंस ऑफ पीपल एंड ऑल दैट, राइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. बट वी अंडरस्टैंड कि मेन मुद्दा क्या है. दुबई की बात हुई है, दुबई क्लेमिंग और प्लेजिंग टू बिकम द हैप्पीएस्ट सिटी, और फेसबुक की और बियॉन्ड वर्बल की बात हुई है, जिनका टारगेटेड न्यूज फीड्स वगैरह के थ्रू इमोशंस का मैनिपुलेशन वो लोग चला रहे हैं. ओके, अब ये काफी बड़ा पैराग्राफ था, बट ठीक है, मुझे मुद्दे की बात समझ में आ गई.
आगे चलते हैं, ठीक है। Now it says कि as technology science becomes more sophisticated, technology become more intimate with thoughts. A clear trend is emerging. Happiness indicators were used as the basis of reform society. Now they're used to discipline or transform individuals. This is important. देखो ये टेक्नोलॉजीज जो सोफिस्टिकेटेड बन रही है ना, और आपके इमोशंस को वो कैप्चर कर रही है, आपके हैप्पीनेस को मेजर कर रही है, तो उसका जो बेसिक पर्पस है ना, दैट इज टू डिसिप्लिन यू और ट्रांसफॉर्म यू। अब डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्म ये दो ऐसे वर्ड है जिनको नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ मैसेज ये है कि जो इकोनॉमी है या जो मार्केट है या जो कंपनीज हैं उसमें उनको तब ज्यादा फायदा है जब आप एक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से है ना वर्क करते हो, और आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल किया जा सकता है ना, लाइक ऑब्वियसली when you say disciplining individuals by using technology measuring happiness, you know that there is something bad happening, right? और इसमें ना मुझे एक चीज और समझ में आ जाती है कि ऑथर का खुद का जो बेंट है ना वो कुछ थोड़ा सा इस पूरे ट्रेंड को लेके नेगेटिव है, ओके, और ये चीज आपको आगे चल के फायदा करेगी, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जब यहाँ पे हम आते हैं तो ये मेंशन हुआ हैप्पीनेस इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट। तो व्हाट डू वी मीन बाय हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट? हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट का मतलब कि हैप्पीनेस की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। अब यहाँ पे आपने मेंशन किया कि जो डिप्रेशन है 1970 के बाद को ऐसा ऐसा उसको माना जाने लग गया कि डिप्रेशन इज अ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इन एन इंडिविजुअल एंड इट्स नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो पहले जो आप सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते थे, आप बोलते थे कि मैं इसलिए डिप्रेस्ड हूं क्योंकि मेरे सिचुएशन खराब है। कोई बहुत गरीब इंसान है बोल सकता था कि भाई मैं तो एक बहुत गरीब बैकग्राउंड से आता हूं तो इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूं। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सर्कमस्टांस को ब्लेम नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ कॉग्निटिव डिफेक्ट इन एन इंडिविजुअल। अब इससे क्या होगा? इससे एज एन इंडिविजुअल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो जब आप फेल होगे तो उस फेलियर की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आके गिरेगी, ठीक है। सो people are now under a lot of responsibility because they realize that happiness has become their personal project and depression cannot be blamed on circumstances. So if I summarize this, I would say depression is now being considered as your own failure to manage happiness, and happiness has now become a personal project. तो ये हो गया हमारा paraphrase 4. With this I'm done with the session, with all with the paraphrases. अब मैं इन सबको कंबाइन करता हूँ, ठीक है। सो आई हैव लाइक दीज 4 वर्जन्स ऑफ पैराफ्रेज। अब इनको मैं एक बार कंबाइन करके जब देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जो की आइडिया है वो तो यही है दैट कंपनीज एंड एम्प्लॉयर्स आर मैनिपुलेटिंग हैप्पीनेस। अब उसके उसको मैंने 4 लेवल्स पे है ना समराइज किया और कनेक्ट किया। तो पैराफ्रेज 1 क्या था कि हैप्पीनेस को मेजर किया जा सकता है, बिजनेस पर्पसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि क्वांटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस को टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है, और सेकंड पैराग्राफ में एक नई चीज आई कि कंपनीज आपको बोलेंगी कि भाई ये आपके फायदे के लिए, लेकिन एक्चुअली ये आपके फायदे के लिए नहीं है, उनके फायदे के लिए खुद ही है, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में आपने बात की दुबई की, दुबई ने क्या प्लेज उठाई है, और आपने ये भी बात की कि बियॉन्ड वर्बल और फेसबुक जो है वो आपके इमोशंस या आपकी हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर रहा है और आपको टारगेट भी कर रहा है। फेसबुक के कंटेक्स्ट में तो इन लोगों ने ये भी बताया कि टारगेटेड न्यूज फीड्स के थ्रू आपके इमोशंस को इफेक्ट किया जा रहा है ना। और फिर फाइनली जो लास्ट पैराग्राफ था ना उसमें डिप्रेशन की बात हुई, और डिप्रेशन के अंदर जो मेन चीज थी वो ये थी कि डिप्रेशन जिसको हम पहले कहते थे कि सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट है, अब आजकल ये हो गया है कि इट हैज बिकम योर पर्सनल प्रोजेक्ट। ओके, सो हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द 4th पैराग्राफ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिप्रेशन। अब ये चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को करूंगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि एक भी क्वेश्चन के लिए मुझे पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विद दिस मेंटल मैप आई एग्जैक्टली नो दैट विच आइडिया इज कनेक्टेड टू विच पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड which which exact idea is being targeted, ठीक है। तो फाइनल समरी हमारी क्या हो जाएगी कि क्वांटिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ हैप्पीनेस इज एन अनवेलकम ट्रेंड, and people don't realize that employers and even the technology companies such as Facebook are using people's data on emotions and happiness for their own good. तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि पैसेज की एंडिंग तक आते आते it becomes very clear that author himself is not very agreeable with this trend,
and he believes that quantification and manipulation is something that is happening. It's not a good trend. People don't realize it, but the claim that it's for your own good, which is being made by the companies, is something that is a facade. The reality is that it's all manipulation. It's all for the benefit of the companies, for their own productivity, etc. ठीक है, और उसमें फेसबुक वगैरह की भी बात हम लोगों ने की कि भाई ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, क्या क्या करती है, किस तरीके से आपको टारगेट करती है. ठीक है, सो we are done with this. Now let's look at the questions. Now the idea is that we are trying to do these questions without going back to the passage, because we already know through the mental map कि कौन से वाले पैराग्राफ में क्या आइडिया था. तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक सिंगल रीड के बाद में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए. चलिए, ओके. According to the author, wearable technologies and social media are contributing most to. Wearable technology and social media किस चीज को contribute कर रही है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट. भाई ये डिप्रेशन की कंटेक्स्ट में था, सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में ये बात नहीं थी. डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में मैंने लास्ट पैराग्राफ में डिप्रेशन की बात की थी, जब मैंने कहा था कि सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं कर सकते, डिप्रेशन आपकी जिम्मेदारी है, हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट. ओके, आई बिलीव यू रिमेंबर दैट. सो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया. डिप्रेशन इज थिंग ऑफ द पास्ट, ये भी लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही थी, ये भी रूल आउट हो गया, बिकॉज depression is not connected to wearable technologies. Wearable technologies is connected to the idea that companies are trying to discipline you to become happy because it's in their own benefit, because it increases your productivity and the profit of the companies. So C option looks like the best choice. बी ऑप्शन के साथ क्या गड़बड़ है, आप इसको पढ़ के देखो. मेकिंग इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइफ. यार ये तो पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है. मैं अगर लोगों को बता रहा हूँ कि आपके लाइफ में स्ट्रेस क्या है, कैसे कम करना चाहिए, तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव ऑप्शन. ऑथर इज नेगेटिव अबाउट द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी, सो सच अ पॉजिटिव ऑप्शन कैन नेवर बी द आंसर. तो आई कैन रूल आउट दिस वन ऑल्सो. मूविंग अहेड. ठीक है, द ऑथर्स व्यू वुड बी अंडरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फाइंडिंग्स. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरमाइन करना है, मतलब ऑथर को गलत प्रूफ करना है. ऑथर को गलत प्रूफ करना है तो इसका मतलब उसके लॉजिक को वीकन करना है. अब उसके लॉजिक को वीकन करना है तो मैं पहले बता देता हूं कि उसका लॉजिक क्या है. उसका लॉजिक ये है कि कंपनीज का ट्रेंड ये बढ़ रहा है कि आप लोगों का डेटा कैप्चर करो, लोगों के हैप्पीनेस को मेजर करो, और उस डेटा और उस हैप्पीनेस के पैरामीटर को यूज करके अपना फायदा करो. ठीक है, तो एनी ऑप्शन दैट टॉक्स अपोजिट of this philosophy would be the negative option, which would weaken the argument. Okay, देखते हैं. A option, there is a definitive move towards the adoption of wearable technology that taps into emotions. तो भाई ये तो पैसेज के साथ सपोर्ट में है, तो उसको मैं प्लस डाल रहा हूँ. Stakeholders globally are moving away from collecting data on the well-being of individuals. आपको नहीं लगता ये उल्टी बात हो गई? क्यों? क्योंकि पैसेज में तो ये लिखा है कि कंपनीज अब लोगों का डेटा कलेक्ट करके अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहती हैं. बी ऑप्शन कह रहा है कि कंपनीज अब डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहती, मूविंग अवे. ओके, तो डेटा कलेक्ट करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती? पैसेज के अकॉर्डिंग तो करना चाहती हैं, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज नेगेटिव इन कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द पैसेज. सो आई कैन से दैट दिस इज द ऑड वन आउट. ओके, सी पे आते हैं. अ प्लोरिफरेशन ऑफ जिम्स दैट आर कलेक्टिंग डेटा ऑन कंज्यूमर वेलबींग. डेटा कलेक्ट करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है. पैसेज में भी यही लिखा था ना, तो वी पुट इट इन द प्लस कैटेगरी. डी पे आते हैं. इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड इंक्रीज देयर वेलबींग. क्या पैसेज में ये मेंशन्ड है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है मॉनिटर करने के लिए लोगों की वेलबींग को? तो हाँ, बिल्कुल टेक्नोलॉजीज मॉनिटर कर रही है आपके हैप्पीनेस और आपके वेलबींग को. तो ये भी पैसेज के अकॉर्डिंग इन कंसेंसस है. तो द आंसर इज ऑप्शन बी. थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दुबई. दुबई के कंटेक्स्ट में क्या बोला था? दुबई के कंटेक्स्ट में ऑथर ने बोला था कि दुबई इज प्लेज्ड टू बिकम द हैप्पीएस्ट सिटी. प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा उठाना, यानी कि हो नहीं रहा, उसने सिर्फ प्रतिज्ञा उठाई. और दुबई के कंटेक्स्ट में और क्या बोला था? दुबई के कंटेक्स्ट में हमें ये पता है कि वो सीसीटीवी कैमरा लगा के लोगों के इमोशंस को मेजर करना चाह रहे हैं. सो दे आर ट्राइंग टू मेजर इमोशंस, दे आर ट्राइंग टू मेजर द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल. ओके, ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन इज ऑन द वे टू बिकम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज. इज ऑन द वे का मतलब कि वो एक्चुअली बनने लग गए हैं और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. ठीक है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्लेज का मतलब होता है सिर्फ किसी चीज को डिसाइड करना. हालांकि आप कर पाए कि नहीं कर पाए वो हमें नहीं पता. तो इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग, ये गलत हो गया. आगे चलते हैं. कोलैबोरेट्स विद फेसबुक. यार फेसबुक का डिस्कशन तो कुछ अलग था. फेसबुक के कंटेक्स्ट में तो बात ये हो रही थी दैट फेसबुक इज टारगेटिंग पीपल, फेसबुक इज यूजिंग न्यूज फीड्स टू मैनिपुलेट योर इमोशंस एंड ऑल दैट. ये भी रूल आउट हो गया.
डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द इनहैबिटेंट स्टेट ऑफ माइंड, लोगों की स्टेट ऑफ माइंड को मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है? सीसीटीवी का यूज कर रही है। ठीक है, तो ये वाला सही है। आगे चलते हैं, इंसेंटिवाइजेस कंपनीज टू प्रायोरिटाइज वर्कर वेलफेयर। ये कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव ऑप्शन। इट सेज कि कंपनीज को इंसेंटिव दे रहा है दुबई ताकि लोगों का भला हो, वर्कर्स का भला हो। अब यार ये कैसे हो सकता है? दिस इज समथिंग दैट obviously shows that Dubai is doing something good, which is not what the passage is telling me. Okay, so the answer is option C. आगे बढ़ते हैं। इन दी author's opinion the shift in the thinking in the 1970s, if you remember जो मैंने मेंटल मैप बनाया था उसमें जो पैराग्राफ 4 था उसमें हम लोगों ने डिप्रेशन की बात की थी, और डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि 1970s में एक बड़ा शिफ्ट आया। वो शिफ्ट ये था कि पहले जो ब्लेम हम डिप्रेशन का डाल देते थे सर्कमस्टांसेस पे, वो ब्लेम अब हम नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज योर पर्सनल प्रोजेक्ट। ओके, तो याद आ रहा है हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट। तो हैप्पीनेस एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या था कि आपकी हैप्पीनेस आपकी जिम्मेदारी है, आपका डिप्रेशन आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज की वजह से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज अगर आप फेल होते हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? इट वॉज अ वेरी गुड चेंज। वेलकम चेंज का मतलब इट वॉज अ वेरी गुड चेंज फ्रॉम द अर्लियर व्यू। क्या लोगों को ये चेंज पसंद आया? नहीं। तो दिस वेलकम चेंज इज रॉन्ग बिकॉज वेलकम चेंज इज पॉजिटिव एंड द ऑथर्स ओपिनियन वॉज दैट पीपल डिड नॉट लाइक इट, सो वी कैन रूल दिस वन आउट। ओके, B option introduced greater stress into people's lives as they were expected to be responsible for their own happiness. लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि उनकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई। ठीक है, अब वो सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं कर सकते। यस, दैट इज व्हाट द पैसेज आल्सो टोल्ड मी। आगे चलते हैं। पुट पीपल इन टच विद देयर ओन फीलिंग्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजिस्ट। डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजिस्ट ही कब आया? और ऐसा कहाँ लिखा है कि 1970 में ऐसा शिफ्ट हुआ कि अब लोग अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने लग गए, है ना? तो ये तो नहीं बोल सकते, रॉन्ग कर दो। रिफ्लेक्टेड द इमर्जेंस ऑफ न्यूरो साइंस। ये डिप्रेशन के डिस्कशन में क्या कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको कि भाई वहां पे न्यूरो साइंस को हम लोगों ने अथॉरिटी बनाया हो इमोशंस के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पैसेज वी मे इन्फर दैट द ऑथर वुड लाइक इकोनॉमिस्ट टू। अब ऑथर का क्या सजेशन होगा इकोनॉमिस्ट के लिए? यहां पे एक वर्ड है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि उस चीज की हमें बात जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आंसर। द वर्ड इज कॉशियस। अब कॉशियस का मतलब होता है हिंदी में सावधान रहना, या इंग्लिश में मैं बोलूं तो किसी चीज की वार्निंग देना। अब एक चीज बताओ मुझे, जब मैं किसी पर्सन को किसी चीज के लिए कॉशियस रहने को बोलता हूं तो क्या मुझे उस पर्सन के इंटेंशंस पे या उस पर्सन की कैपेबिलिटी पे 100% कॉन्फिडेंस होता है या कॉन्फिडेंस नहीं होता? लेट मी एक्सप्लेन। लेट अस से कि आपने किसी को सजेशन दिया, बी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। ओके भाई, ध्यान से जाना। बोलते हैं ना कई बार अपन, यार ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ध्यान से ड्राइव करना। और ध्यान से ड्राइव करना हम तब ज्यादा बोलते हैं जब हमें पता होता है कि जो इंसान जो ड्राइव कर रहा है कहीं ना कहीं उससे गलती करने की गुंजाइश है। सो व्हेन यू से प्लीज ड्राइव केयरफुली, okay, or you are being cautious about something, or you tell someone to be cautious, it means that you're not 100% sure of the capability or the intentions of that person. Okay, that is why you say cautious. So cautious word carries with it and like an understanding that somehow you have some sort of doubt about the whole situation or whole circumstance. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट को ऑथर क्या बोलेगा? अब ऑथर इस पूरे ट्रेंड को लेके कैसा है? नेगेटिव है। ऑथर को लगता है कि ये जो डेटा को कलेक्ट करना और मैनिपुलेशन जो चल रहा है वो कैसा ट्रेंड है? इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड। तो वो जब इकोनॉमिस्ट को रिकमेंडेशन देगा तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा केयरफुली करना, सावधानी से करना, बिकॉज यू कुड एंड अप डूइंग समथिंग दैट इज मॉरली और एथिकली इनकरेक्ट, which is not going to be liked by people, and this is, you know, like this is a very risky territory that you are venturing into. Okay, so he would recommend these economists to be cautious in whatever they are doing. Okay, so that is a option which looks like a very good option to me till now. आगे चलते हैं। कोरिलेट मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यार ऑथर ऐसा बोलेगा क्या? अगर ऑथर ऐसा बोलेगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और हैप्पीनेस का कनेक्शन निकालते हैं तो इसका मतलब ऑथर खुद चाहता है कि ये जो ट्रेंड है, जो कनेक्शन है, उसको वो स्टडी करे एंड ही बिलीव दैट यस हैप्पीनेस
has some positive correlation with economic indicators, which is actually going to go against the discussion or the author's intention as per the passage, because author is against this whole idea of connecting happiness with economy. Okay, so I can rule this one out. मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ फेसबुक एंड सोशल मीडिया, ये कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑथर को लगता है कि फेसबुक और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को हमें मेजर करना चाहिए। ठीक है, वर्क क्लोजली विद न्यूरो साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को मैं क्यों समझना चाहूंगा, और न्यूरो साइंटिस्ट के साथ ऑथर का वर्क करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये पैसेज जो था वो ह्यूमन बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं था। ये पैसेज था इस चीज के बारे में कि जो नया ट्रेंड चल रहा है कंपनीज का, कि वो आपके इमोशंस को, आपके हैप्पीनेस को कैप्चर करना चाहते हैं, क्या वो ट्रेंड सही है या वो गलत है। ठीक है, ऑथर के हिसाब से दिस इज रॉन्ग एंड ही वुड लाइक टू tell these people to be cautious. Yes, that is the answer, A option. So as you can see guys, this is a passage, if read carefully you can actually get all 5 questions right in first reading itself. I hope आपको ये समझ में आया होगा and you have enjoyed the session. This is what I think. Okay, so guys, so this is the result of CAT 2023. So you can see multiple 99 plus percentilers, और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है चाणक्य बैच। सो इफ यू वांट टू बी रेगुलर इन स्टडीज, जिन लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम यूट्यूब से पढ़ते हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं आती, तो गाइज रेगुलरिटी के लिए यू नीड अ कंसिस्टेंट बैच। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर रेगुलर प्रिपरेशन, full-fledged preparation, okay, you can consider this batch. Okay, it's going to start from 27th of May and it's available at a discounted price of 17,500. तो इसमें बेसिकली आपको सब कुछ मिलने वाला है, चाहे आपके वो रिकॉर्डेड सेशंस हो, चाहे आपके वीडियो क्लासेस हो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलती हैं, आपके ओमैट्स के टेस्ट हैं, आपकी कैट की टेस्ट सीरीज है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस है। ठीक है, ऑल like everything that you need for both CAT as well as OMAT. As you can see, the validity is till 31st March 2025. तो CAT के बाद भी validity रहेगी, मतलब OMATs का भी पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। And I hope you have already seen the video where we discuss whatever content we are going to cover in the चाणक्य बैच। तो आप चाहो तो उसको आप प्लेलिस्ट में से जाके वापस से भी देख सकते हो if you are considering this batch. Okay, so ये था भाई आज का हमारा डिस्कशन, and with that, okay, we are done and I'm going to see you in the next session. Thank you very much. Bye bye.